मित्रों नमस्कार। मित्रों नमस्कार। इस समय हम हैं अश्रुत पूर्वा के मंच पर। आप जानते ही हैं ashruttpurva.com एक ऐसी वेबसाइट है जो साहित्य, समाज और अनेक सारी चीजों का संग्रह है इस साइट पर। और लगातार हमारे श्रोता, हमारे दर्शक, हमारे पाठक इस साइट से जुड़ रहे हैं। आज हम इस अश्रुत पूर्वा के मंच पर एक कहानी की पुस्तक पर चर्चा करने के लिए आए हैं और मेरे साथ हैं डॉक्टर निधि अग्रवाल। डॉक्टर निधि अग्रवाल की का एक चर्चित कहानी संग्रह है अपेक्षाओं के बियाबान। आज हम उस पर चर्चा करेंगे और डॉक्टर निधि अग्रवाल के रचना संसार को भी छूने का प्रयास करेंगे। तो स्वागत है डॉक्टर निधि आपका। थैंक यू सो मच सर। और इस बात को शुरू हम बहुत प्रारंभिक तरीके से ही करेंगे। आपकी कहानियों को मैंने पढ़ा है, आपके संग्रह की कहानियों को मैंने पढ़ा है और इसके अतिरिक्त भी 3-4 अन्य कहानियों को भी मैंने पढ़ा है। तो एक कहानीकार के रूप में मेरे मन में एक छवि है। जो छवि है उससे जुड़े सवाल तो मैं उसके बाद पूछूंगा। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कहानीकार आखिर पैदा कैसे हुआ? आपकी रुचि साहित्य के साथ, कहानी के साथ किस तरह से जुड़ी? आप किस तरह से साहित्य के क्षेत्र में आई? सर मैं अब सोचती हूँ पीछे जाके तो मुझे लगता है कि बचपन में मैं बहुत मुखर नहीं थी और किसी भी जगह पर मेरी जो उपस्थिति होती थी वो एक वक्ता के रूप में न होकर दृष्टा के रूप में रही है। तो एक अभी कुछ दिन पहले मैंने काशीनाथ जी का एक सेइंग पढ़ा था एक बुक में, उनके अपना मोर्चा में है कि पढ़ो और खूब पढ़ो, किताबें नहीं आदमी। किताबें भी पढ़ो लेकिन यह देखते हुए कि वे दुनिया और आदमी को समझने में कितनी मदद देती हैं। तो शायद जो मेरा बचपन है वो आदमियों को पढ़ने में बीता, ऐसा मुझको लगता है कि मैं वार्ता में शामिल नहीं होती थी लेकिन मेरे आसपास जो कुछ हो रहा है। और दूसरा जो मेरी मम्मी थी वो भी उनको रुचि थी साहित्य में, प्रेमचंद उनको ये बहुत पसंदीदा लेखक रहे और वहां से भी एक या जो बंगला साहित्य हम लोग पढ़ते रहे वहां से इनका जो लेखन है वहां से आप एक इंसान को गलत और सही ना मानकर उन परिस्थितियों में प्रवेश करना सीखते हैं, दूसरे व्यक्ति को उसी की नजर से देखना सीखते हैं। तो शायद उस तरीके से उस समाज को समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की मनोस्थितियों को समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा मुझे साहित्य में रुचि होती गई। ये तो बात हुई, लेकिन लेकिन आपकी भाषा की जो परिपक्वता मैं देखता हूँ और मैच नजर नहीं आता। आमतौर पर जो लोग साहित्य की डिग्रियां लिए हुए हैं, जिन्होंने एमए किया है हिंदी साहित्य में, इतनी अच्छी भाषा, इतनी विशुद्ध रूप से शब्दों का प्रयोग मुझे वहां भी नजर नहीं आता। तो इस बैकग्राउंड के बारे में क्या कहेंगी आप? सर ये तो बड़ा मुश्किल है बताना, मतलब भाषा जो है वो मैंने कोई चुनी नहीं है, इसका चुनाव मैंने नहीं किया है। मैं लिखती हूँ बल्कि मतलब हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिव्यूज आते हैं। तो जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप इतना कठिन शब्द लिख देती हैं, आप उसको जिस तरीके की भाषा हम बोलते हैं वैसा क्यों नहीं लिखती। तो लेकिन ये मेरा अपना निजी चुनाव नहीं है। जब मैं लिखती हूँ तो जो भाषा आती है वो कहानी स्वयं चुनती है। तो ये कहाँ से आती है, शायद ये गॉड गिफ्ट है। यही तो मेरा जी सवाल है कि इतनी विशुद्ध भाषा आखिर आती कहाँ से है? जरूर आपके आसपास का माहौल, आप जिन परिस्थितियों में पली बड़ी हैं, आपने जो आरंभिक रूप से साहित्य पढ़ा है, निश्चित रूप से ये सब वहीं से आया होगा। हाँ सर, ये तो मैं मानती हूँ कि जो आरंभ में मैं बता ही रही हूँ आपको कि जो प्रेमचंद है, शरद चंद्र है, रविन्द्रनाथ टैगोर के जितने भी हिंदी अनुवादित उपन्यास या कहानियां होते थे, तो मैं मतलब शुक्रगुजार हूँ अपने पूर्व के लेखकों की कि उन्हीं से ये भाषा मुझे मिली होगी। चलिए ठीक है, एक एक अंश मैं आपकी एक कहानी से पढ़ रहा हूँ और वो कहानी अपेक्षाओं के बियाबान में नहीं। अच्छा सर जी। आ, उस अंश को भी एक अलग से आपने शीर्षक दिया है, सूरजमुखी का बागीचा। जी माय जी। होम में प्रवेश करते ताप्ती ने आहिस्ता से आंखों को खोला। एहसास हुआ कि जितना वह ऊपर उठी है
उतनी ही गहरी उसकी जड़ें पहुंचती जा रही हैं, या यह विपरीत क्रम में हुआ? उसने हौले से उस प्रकाश पुंज को छुआ और पाया कि अब वह सूरज पर निर्भर न रही है, धूप न तलाश रही है। वह प्रकाश पुंज आत्म चेतना का अंश है। वह आकाश को न देखकर अपनी बाहों की परिधि में अटखेली करती सृष्टि को गर्व से निहार रही है। सृष्टि सखी बन गई, सारी रिक्तताएं भर गईं। सूरजमुखी को नया नाम दो। वह अब सूरज को नहीं तकना चाहता, वह रात में भी खिलना चाहता है, बरसात में भी। वह अपनी दिशा स्वयं निर्धारित करना चाहता है, अपना सारथी स्वयं बनना चाहता है। पांचवी तस्वीर में पुरुष के कंधे पर लिखी लिपि अब अबूझ न रही थी। इसी बोध के साथ सृष्टि का प्रत्येक पुरुष पांचवा पुरुष बन गया था। जी सर, मुझे अच्छा ये लगा आपकी आपने एक इस कहानी है, कहानी को चुना। ये जी, आपकी एक कहानी है जी, पांचवें पुरुष की तलाश में। जी, जी। और ये अब जी सर, ये आप बोलिए। ये अतिरिक्त रूप से आपने मुझे भेजी। और मैं अगर कहूं कि इस कहानी ने मुझे कहीं ज्यादा छुआ। थोड़ा सा इस कहानी के बारे में बताएं, तो फिर उसके बाद हम लौट के अपेक्षाओं के बियाबान पे जी, आए, जी। क्योंकि अभी हम यहीं उलझे हैं। ये सर मेरी बिल्कुल रिसेंट कहानी है, अभी पिछले दिनों ये हंस में प्रकाशित हुई है कहानी। और हम्म, ये इस कहानी की रचना प्रक्रिया बहुत खूबसूरत है। जो पूरी कहानी है इसमें ये सूरजमुखी पर बहुत सारी प्रसिद्ध पेंटिंग्स हैं। बिल्कुल। वॉन गॉग की है, हाँ हाँ। गुस्ताव की है। जी जी। और उसकी एक रील मेरी बेटी ने बनाई थी उन सब पेंटिंग्स को इकट्ठा करके, और उसने मुझे दिखाई। और देखते ही मैंने उससे कहा कि ये रील तुम मुझे भेज दो, मुझे इस पे कहानी लिखनी है। तो वो सूरजमुखी जब की रील जब मेरे आगे आगे चलती गई, उसे देखते हुए ही बिल्कुल मेरे दिमाग में एक कहानी उपज गई थी। और वहां से ये कहानी आती है। और इस कहानी को लिखने के बाद मुझे बहुत संतुष्टि हुई एक लेखक के रूप में, कि कहानी मेरे हिसाब से बहुत, मतलब मेरी भी फेवरेट है ये। मुझे खुद को भी लिख के बड़ा मजा आया इस कहानी को। तो सूरजमुखी को मैंने यहाँ स्त्री मानकर, उसको सूरजमुखी को स्त्री का रूपक मानकर इस पूरी कहानी को बना सर। होता ये है कि आमतौर पे कविताओं में रूपक चलते हैं, जी लेकिन सर। आपने इतनी बड़ी कहानी, छोटी कहानी नहीं है ये, जी, इतनी जी। बड़ी कहानी में इस रूपक को चलाया, ये अपने आप में मुझे अद्भुत लगा। और सबसे बड़ी बात है इस कहानी की भाषा, इस कहानी में जो आप एक माहौल क्रिएट करती हैं, वो अपने आप में बहुत छूता है। थैंक यू सो मच सर। आ, निधि, आपने कविताएं भी लिखी हैं, आप कहानी भी लिख रही हैं, संस्मरण भी लिख रही हैं, और जहां तक मेरी जानकारी में है, आपका योगदान बाल साहित्य में भी रहा है। जी सर। तो आ, आपकी सबसे प्रिय विधा कौन सी है? क्योंकि आपकी कविता की किताब भी मैंने पढ़ी है। नहीं सर, कविताएं पढ़ी होंगी, किताब नहीं पढ़ी होगी। किताब अभी मैंने नहीं तो कर दी। मेरा मतलब जी, जी। पांडुलिपि कह लीजिए उसे आप। हाँ जी, पांडुलिपि है हाँ आपके हाँ पास। हाँ। जी सर। सर, शुरू में मुझे भी संशय था कि प्रिय विधा कौन सी है। हम्म, लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ कि कविताएं मेरी छूट ही चुकी हैं, लघु कथा मैंने बीच में लिखी, लेकिन अभी लघु कथा भी मैं नहीं लिख रही हूँ। तो जो मेरे पास अब बचा है वो मेनली कहानी बचा है, तो शायद कहानी ही मेरी प्रिय विधा है। और एक पाठक के रूप में तो मुझे कभी कोई संशय नहीं रहा, कहानी मेरी प्रिय विधा हमेशा से रही है। कहानी आपकी प्रिय विधा है, लेकिन आपकी कविताओं में भी चमत्कार है। आपकी थैंक कविताएं यू। भी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। और बल्कि बल्कि मैं ये कहूं तो अ, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मूलतः कविता आपकी कहानी में आ जाती है। जी सर। शायद सर, एक ये भी रीजन रहा कि कभी कभी कुछ कविता मैंने लिखी और उस कविता को लिखने के बाद मैंने कहानी लिखी। कि हम्म। कविता लिखते लिखते किसी किसी एक पंक्ति से ऐसे लगा कि इस पंक्ति पे तो पूरी कहानी बन सकती है। और फिर अभी मैं देख रही हूँ कि मेरा जो पूरा फोकस है वो कहानियों की तरफ ही शिफ्ट हो गया है। एक बड़ी बात है जो कभी कभी मैं भी अपने अपने आप को लेकर भी सुनता हूँ। मूलतः जब आप कविता से शुरू करते हैं, आप कवि हो जाते हैं, तो कवि की भाषा और गद्यकार की भाषा में थोड़ा सा अंतर रहता है। जी, जी। होता यह है कि कवि अपनी भाषा कभी छोड़ नहीं पाता। वो हम्म। चाहे उपन्यास लिखे, कहानी लिखे, किसी भी विधा में लेखन करे, उसकी जो कविता है वो उसका पीछा करती है। जी। और ये कहानी, जिस कहानी का मैंने अंश पढ़ा,
अपने आप में एक वृहद कविता है ये कहानी। थैंक यू सो मच सर। तो ये मुझे लगता है आ, आपकी अपेक्षाओं के बियाबान को जब मैं देखता हूँ तो उसमें आपने कई सारे विद्वान लेखकों की सम्मतियां भी दी हैं जिन्होंने आपकी पुस्तक के बारे में कहा। जी लेकिन मुझे बड़ा हल्का सा कंफ्यूजन हुआ। अ, ये तो सही है कि आपकी कहानियों के बिंब चाक्षुष हैं और वो विजुअल सेंसिबिलिटी की कहानियां हैं, लेकिन इस पूरे संग्रह को पढ़कर या तुम्हारी अन्य कहानियों को पढ़कर मुझे ये कहीं नहीं लगा कि इनमें कोई किस्सा गोई है। जी इसके सर। बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ सर, ऐसा मुझे भी लगता है, पर ये हो सकता है कि जो लिखा हुआ है किताब पर, वो जो संपादक है पत्रिकाओं के, जिनकी पत्रिकाओं में मेरी कहानियां छपी हैं, तो ये हो सकता है कि उनके पास जो कहानी उनकी मेमोरी में दर्ज हो, वो कोई ऐसी कहानी हो जिसमें किस्सा गोई आई हो। तो इस क्योंकि मुश्किल मुश्किल ये होती है इन कहानियों को पढ़ते हुए, जब जी अब हम इन कहानियों पे बात करेंगे तो चर्चा करेंगे। बेसिकली बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स हैं, बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो आपके पात्र बोलते हैं, और कभी कभी वे डायलॉग्स एक अच्छी कहानी तो गढ़ते हैं, लेकिन जब हम उतनी लंबी कहानी के अंत तक पहुंचते हैं तो वो कहानी अपना प्रभाव छोड़ नहीं पाती। उसकी तुलना में एक छोटी कहानी, जिस कहानी में एक बुनावट होती है, उस तरह के डायलॉग्स नहीं होते, वो कहानी मुझे लगता है ज्यादा प्रभावित करती है। आपको क्या लगता है? सर, एक अगर मैं पाठक के तौर पे इसका उत्तर दूं, तो निश्चित ही हाँ एक हाँ, छोटी बिल्कुल। कहानी में कसाव ज्यादा होता है, हाँ और हाँ, कसाव को बनाए रखना भी आसान होता है। जब बिल्कुल। हम एक लंबी कहानी लिखते हैं तो एक तो उसमें ब्रेक आ जाते हैं सर। हम्म तो जितनी जुनून के साथ हम कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं, अगर वो एक सिटिंग में नहीं हो पाती या ज्यादा लंबी होती है, तो कई बार हफ्तों का गैप भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं कहानी, ऐसा हमें लिखते हुए भी महसूस होता है कि कहानी हमारे हाथ से फिसल रही है। हम्म। तो निश्चित ही जो छोटी कहानी होती है, क्योंकि हम उसको एक कम समय में पूरा कर लेते हैं, हम उस माइंड फ्रेम में बने रहते हैं जिससे कि हम उस कहानी को की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर हम और पाठकों की नजर से देखें, तो ये बहुत एक निजी चयन वाला मामला। यहाँ पर अपनी अपनी पसंद कहा जाता है कि कौन सा पाठक ऐसी कहानी को पसंद करता है। क्योंकि कई बार जब हम कहानी को छोटा करते हैं, तो हम उसमें व्याख्या नहीं कर सकते। हम एक पैरा की बात को उसमें एक लाइन में कहते हैं। वहां पे पाठक का भी जो है बहुत क्लेवर होना जरूरी हो जाता है कि वह उस बात को वहीं पर पकड़ ले। कई बार ऐसे भी मैंने देखा कि पाठक चाहते हैं कि आपकी कहानी हमें कन्वे नहीं हो रही है, आपको इसमें थोड़ा और व्याख्या करके चलना चाहिए। तब ये, हालांकि मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है मेरी कलम की कमजोरी हो कि अगर मैं कोई कहानी लिख रही हूँ और पाठकों तक पूरी कन्वे नहीं हो रही। एक मेरी कहानी है सर, दंड निर्धारण, हम्म इस संग्रह में भी हम्म है। तो उस कहानी के लिए तो मुझे दोनों ही तरह के जो रिव्यूज है हम्म वो मिले, बिल्कुल एक्सट्रीम पर, कि या तो लोगों को वो बहुत पसंद आई, जिसको पसंद आई, और या लोगों ने कहा कि ये तो हमें समझ ही नहीं आ रही है, आपने क्या लिखा है। हम्म। ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं व्यक्तिशः महसूस करता हूं कि जी जब बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं जी और इस तरह का कंटेंट जब होता है, तो बहुत देर तक, और कहानी, बल्कि इसमें कई कहानी तो ऐसी हैं जिन्हें नोवेला कहा जा सकता है। जी, बहुत एक दो कहानी के लिए आप कह तो सकते कहानियां, हैं हाँ, इसमें। वो जी बहुत लंबी कहानियां हैं, और उसमें अगर पात्रों का वार्तालाप है, तो उस वार्तालाप के साथ एक सिटिंग में खासतौर पे किसी पाठक को थोड़ी तकलीफ होती है। जी जी और खास तौर पे आप देखिए, पत्रिकाओं में भी जब हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम, जिस तरह से लेखक कहानी को कई सिटिंग में लिखता है, तो हम उस कहानी को पढ़ें भी जी कई सिटिंग में। सर, तो क्या ये होता मुश्किल है, है जब हम थोड़ी सी। एक अपरिचित क्षेत्र में प्रवेश हम्म करते हैं, तो अब अगर मैं अपनी बात करूं, तो जो हमारी विधाएं हैं, परंपरागत विधाएं हैं, उनका मुझे बहुत जानकारी नहीं है। और दूसरी बात, मेरी क्या सामर्थ्य है यहाँ पर या क्या कमजोरियां हैं, वह भी मुझे नहीं मालूम है। तो एक तरीके से हम अपना स्वांत सुखाए वाला लेखन कर रहे होते हैं आरंभ में। हम्म
और जब जैसे कि ये दूसरी पायदान कहानी की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने जब इसको लिखा तो मुझे नहीं मालूम था कि ये उपन्यासिका बनने जा रहा बिल्कुल। है। मैं तो अपनी तरफ से कहानी ही लिख रही थी। हम्म। तो शायद ये उसके पात्रों की जिद रही होगी कि उन्होंने इतने ज्यादा वार्ता करी और वो बढ़ती गई कहानी। तो जब ये संग्रह छपकर आया तो पढ़ने के बाद जितने भी कॉल्स मेरे पास आए, हर एक ने ये जरूर मुझे कहा कि ये तो इसमें पूरी एक उपन्यास की संभावना है, आपको इसको अलग से भी मतलब अलग से छपवाना चाहिए था इस संग्रह में ना दे के। तो 2 रीज़न थे उसको इसमें देने के। एक तो ये था कि मेरी जो बाकी की कहानियाँ हैं, वो किसी न किसी पत्रिका में आ चुकी हैं। मेरे से जुड़े हुए जितने पाठक हैं, मित्र हैं, उन्होंने पढ़ी हुई हैं। तो मुझे था कि जब मेरी किताब कोई पाठक अगर खरीद रहा है, वो 200-250 रुपए खर्च कर रहा है, तो सिर्फ़ मेरे अपने स्नेहवश ना खरीदे, उसे कुछ नया पढ़ने के लिए भी मिले उसमें। बिल्कुल। और इसके कुछ-कुछ अंश मैं शेयर करते हुए चली थी अपनी फ़ेसबुक हम्म। पे, तो लोगों को एक इसकी प्रतीक्षा भी थी कि ये कब पूरा होगा और इसमें क्या होगा। तो इस कारण मैंने उसको उसमें रखा। और दूसरा मुझे कह सकते हैं कि विधा की इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि मैं इसको सोचती कि ये उपन्यासिका जैसा बन गया है, तो इसको नहीं, ये शायद अलग से इस प्रकाशित बात से कराना मैं बेहतर सहमत नहीं होगा। हो पाऊंगा कि आपको विधा की जानकारी नहीं थी। बेसिकली होता ये है कि जब हम कहानी लिखना शुरू करते हैं तो कहानी हमसे लिखवाती जाती है। जी सर। और अब उसमें होता यही है, जिस तरह से आप अपने बच्चों को घर में खेलने से रोकती हैं जी, जी। कि बस अब 1 घंटा हो हुँ। गया, अब आधा घंटा हो गया, अब आपको बॉल से ड्राइंग रूम में नहीं खेलना है। मुझे लगता ये है कि कहानी लिखते समय भी जो कहानी का लेखक है उसे अपने पात्रों को नियंत्रित करने की जरूरत जी, जी। पड़ती है। हुँ। और जब आप बहुत उदार हो जाती हैं अपने पात्रों के प्रति, तो फिर आपके पात्र जो धमाचोल मचाते हैं, उस जी, धमाचौकड़ी का असर होता है कि कहानी का आकार बहुत बड़ा हो जाता बड़ा है। हो जाता है। जी, जी। और ठीक है, लेखक के लिए तो आसान इसलिए होता है कि अब एक अपना अलग मोह होता है। आप जब भी एक दिन ब्रेक लेने के बाद दोबारा कहानी में जाती हैं, तो निश्चित रूप से जी, आप पीछे बिल्कुल। वाले हुँ, अंश को कम से कम 2 बार पढ़ती हैं। तभी जोड़ा जा सकता है, अन्यथा हुँ। जोड़ना बड़ा मुश्किल है। जो लोग कहानी नहीं लिखते, वे शायद इस बात को ना समझ पाएँ। कविता में ये दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कविता का तो एक सीमित आकार है और उस आकार में आप एक बार में उसे लिख लेंगे। लेकिन इस तरह की कहानियों में तो बड़ी दिक्कत आमतौर पे आएगी ही। और फिर अंत में जब कहानी बन जाती है, उसके बाद भी ये निर्णय लेना कि ये कहानी संतुलित है, ये जी, अपने जी। आप में एक बड़ा मुश्किल प्रश्न पैदा कर देता है। अच्छा चलो, आपने बड़े अच्छे और मजबूत एक्सपेरिमेंट कर डाले, बड़े आकार के भी, और आपने बहुत सारे कहना चाहिए इन कहानियों को आपने किसी तरह से साध लिया, जो अपने जी। आप में आकार में भी बहुत बड़ी हैं, जिनके पात्र भी बहुत बोलते हैं। हुँ। यहाँ यहाँ पात्र बोलते हैं, लेखक जो बैकग्राउंड देता है उसकी खासा कमी है। पात्र ही बोल बोल कर सारी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि किस लेखक ने आपको प्रभावित किया, और आपने जो कहानी का शिल्प चुना, वो किन लेखकों से प्रभावित होकर आपने इस तरह के शिल्प को चुना? हाँ, सर इसका उत्तर पाठक ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं जिनका अध्ययन बहुत अच्छा हो, तो शायद उन्हें पढ़ते हुए जिस भी लेखक की याद आए। मेरे लिए तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्योंकि मैंने कभी भी कोई लेखन किसी कहानी को याद करके या किसी लेखक को याद करके नहीं किया। नहीं, मेरी भरसक मैं याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। जी, मैं याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली आपने जब कहानी लिखने का निर्णय लिया होगा, तो उससे पहले आपने हिंदी के या विश्व स्तर के जो कहानीकार हैं, उनको उनको ज़रूर पढ़ा होगा, और कहीं न कहीं ये बात मन में आई होगी कि जितना अच्छा वो लिख रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक बड़ी फैंसी है, मेरा दागिस्तान एक किताब है, जी। रसूल हमज़ा तोफ की। जब-जब मैं उस किताब को जाने कितनी बार पढ़ चुका हूँ, और जब-जब मैं उस किताब को पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा लिखा जाना चाहिए। सर तो कहीं किसी कहानीकार को पढ़कर। विश्व साहित्य तो मैंने सर अभी तक भी नहीं पढ़ा है, अभी तक मैं वहाँ पहुँच नहीं पाई हूँ। और ये थोड़ा-सा प्रश्न ऐसा है कि इसका उत्तर देना मेरे लिए कठिन ही होगा। आप पढ़ेंगे तो आप बताइएगा कि कहाँ से ये शैली आई है। लेकिन एक लेखक के तौर पे मेरी ज़रूर ये कोशिश होती है कि अगर मैं या मतलब कोई कहानी लिखने का मेरा मन तभी बनता है जब वो कि किसी नए रूप में मेरे पास आए। जो आप हुँ, हुँ। किस्सा गोई की बात कह रहे थे, तो आप पढ़ेंगे तो बहुत घटनाओं पर आधारित कहानियाँ मेरी नहीं रहती हैं। हुँ, कोई हुँ। एक पल, कोई एक क्षण मुझको छूता है, तो उसको लेकर मैं कहानी बुनती हूँ। तो घटना प्रधान कहानियाँ मेरी नहीं हैं।
नहीं, मुझे मुझे वो बात मैंने पहले ही कही कि आपकी कहानियां किसी एक फोटोग्राफ की तरह से हैं। जी, वो जी। विजुअल हैं, हुँ, जिनमें जिनमें जो भी पात्र बैठे हैं, मान लीजिए 2 या 3 पात्र कुर्सियों पे बैठे हैं, तो वे बात करना शुरू हुँ, कर हुँ, देते हैं और उस बातचीत से ही पूरी कहानी आगे बढ़ती है और वही कहानी बन जाती है। हुँ, तो ये प्रारूप तो मुझे कहानी का समझ में आ रहा है। हुँ, लेकिन होता ये है कि बहुत सारी चीजें हम लोगों से सीखते भी हैं। ये आपकी इसका मतलब ओरिजिनलिटी है। आपने बिना कुछ ये जाने सोचे आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रही हैं और वो एक्सपेरिमेंट सफल हो रहे हैं। थैंक यू सर। अ, चलिए मैं इस किताब पर लौटता हूँ। इस किताब में जो कहानी मुझे अ, सबसे अधिक अच्छी लगी, अच्छी तो बहुत सारी कहानियां लगी, लेकिन जो पहली कहानी है जिसके नाम पर अपेक्षाओं के बियाबान इस किताब का नाम है, वो बड़ी मुझे सरल सी और एक अलग तरह से बांधती हुई इमोशनल कहानी लगती है, जहां पे एक एक ऐसा कपल है जिसकी पत्नी तकलीफ में है, शायद अस्पताल में है और मृत्यु के बहुत करीब है और संभवतः जो दूसरी जहां जहां से पत्र आ रहे हैं उनका शायद बचपन उनके पास कटा है या उसे पाला पोसा जी, है, कुछ इस तरह की स्थितियां हैं। तो ये पत्रों के माध्यम से एक बड़ी खूबसूरत कहानी बन पड़ी है। तो मुझे बताओ ये आइडिया कहाँ से आया और इस शिल्प को चुनने के पीछे क्या कारण था? इस कहानी की सर एक रोचक बात मैं आपको बताती हूँ कि ये कहानी हम्म, मेरे पास आई थी अंत के रूप में। एक ऐसा मुझको पता नहीं क्यों तो सीन मेरे आँखों के आगे आया कि एक एम्बुलेंस में एक लेडी है और हम्म, उसका हस्बैंड है और वो उसको एम्बुलेंस लेके जा रही है और वो चाह रही है कि उसका हस्बैंड उसके पास रुक जाए, वो हाथ बढ़ा रही है और हस्बैंड भी हाथ बढ़ाते हैं लेकिन एम्बुलेंस का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और हम्म, ऑटो से वो उतरते हैं, जो जिनको वो पत्र लिख रही है, हम्म, थर्ड पर्सन वो ऑटो से उतरते हैं और उसकी उनसे कभी मुलाकात नहीं है। जब कहानी मेरे पास आई थी वह मैं आपको बता रही हूँ कि उनकी बिल्कुल। उनसे कभी मुलाकात नहीं है। वो फर्स्ट टाइम उससे मिलने आते हैं और वो ऑटो से उतरते हैं तो वो देखते हैं वो एम्बुलेंस में जा रही है और हम्म, जो अंत था वो मतलब एक तरीके से डेथ था उस लेडी का। इस अंत के संग मैंने इस कहानी को लिखना शुरू किया क्योंकि अब मैंने उस अनजान आदमी को दिखाया है जिसे वह जानती नहीं है, मिली हम्म, नहीं है, तो मुझे एक ऐसा टाइम चाहिए था जबकि फोन कॉल्स नहीं हो, आना जाना बहुत सुगम ना हो। तो मैंने उसको एक पेन फ्रेंड के रूप में उसको दिखा के कहानी को लिखना शुरू किया। लेकिन हम्म, कहानी लिखते लिखते मुझे लगा कि कहानी जो आत्मीयता इन दोनों पात्रों के बीच में मांग रही है वो पेन फ्रेंड से संभव नहीं है। तो हम्म, वहां पर ये चीज, अब कहानी तो मैंने जब लिखी होगी तो नहीं जानती, लेकिन अभी मैंने अपनी वो डायरी सर्च करी, मेरे हाथ में आई तो मैंने देखा उसमें मैंने काट के बाद में उसको दादा करा है, उसको उसका भाई के रूप में दिखाया है। तो हम्म, इस तरीके, और अब आप जब वो कहानी पूरी हुई तो उसमें वो अंत कहीं नहीं आता जिस जो अंत लेकर कहानी मेरे पास आई थी, हम्म, जिसने मुझे इस कहानी का जन्म दिया। तो कई बार कहानियां ऐसे ही अपना रास्ता खुद तलाश लेती हैं जब हम उनको उनको लिखना शुरू करते हैं। और पत्रों में जो आत्मीयता होती है सर, वो फोन कॉल्स में, या मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हम मिलकर भी किसी से उतनी अपनी मन की बात नहीं कह पाते जितना कि हम पत्रों में कह सकते हैं उनको। मैं सहमत हूँ। बेसिकली जो आप महसूस करते हैं वो सारी बातें आप शब्दों के माध्यम से पत्रों में लिख सकते हैं। जी, अब जो नई जनरेशन है वो शायद इस बात को समझ भी नहीं पाएगी कि हम जी, लोगों ने जी। कितने पत्र एक जमाने में लिखे और वे पत्र कितने महत्वपूर्ण थे और सहेज के भी रखे। और सहेज के भी रखे हैं। सहेज के रखना तो कभी कभी खतरनाक हो जाता है, सहेज के तो नहीं रखने चाहिए। क्योंकि वो फिर अपने आप में कोई नई कहानी बुन देंगे जी, और जी। न जाने किस दिन कौन सी परेशानी आ जाएगी। या हम्म। सहेज के रखें तो आप उन्हें कहीं ऐसे लॉकर में रखें कि वो किसी पंडित जवाहरलाल नेहरू की वसीयत की तरह आपकी मृत्यु के बाद ही खोल के पढ़ी जाए। जी, जी। वो आप स्थिति देखिए हो कितनी जाती है। सारी खूबसूरत किताबें हैं जो लेटर्स पे ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि मैं ये महसूस करता हूँ इस तरह के एक्सपेरिमेंट, मेरे एक मित्र हैं सूरज प्रकाश, जी। उन्होंने जैसे मैसेंजर में लोग आपको मैसेज भेजते हैं, हम्म। उन्होंने उन मैसेजेस को लेकर भी एक उपन्यास लिख डाला। अच्छा, इस पर सर हाँ, मेरी एक कहानी है, सड़क पार की खिड़कियां। हाँ, हाँ, हाँ। वो उपन्यास तो खैर साधना बहुत कमेंडेबल जॉब उन्होंने करा है, निश्चित ही कि उससे अगर उन्होंने उपन्यास लिख दिया है। लेकिन ये मैसेंजर के मैसेजेस पे मेरी एक कहानी है, सड़क पार की खिड़कियां।
बल्कि मुझे लगता है ये मैसेंजर के मैसेजेस तो इन दिनों इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं, और खास तौर पे महिलाओं के लिए। न जाने कितने स्वनाम धन्य लेखक रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में अगर हरी बत्ती जलती दिखाई दे जाए, तो हाय हेलो, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ क्या, मैं आपके लिए कुछ कर दूं, मैं आपकी पुस्तक की भूमिका लिख दूं, मैं ये कर दूं वो कर दूं, न जाने कैसे कैसे मजेदार किस्से रोज सुनाई देते हैं। तो ये तो अपने आप में एक बड़ा बढ़िया थीम है कहानियां लिखने के लिए। इन दिनों से सर इस विषय पर काफी कहानियां आ रही हैं। आई हैं, बिल्कुल। निश्चित रूप से भाई, जो हम भोगेंगे, हम्म, जैसा हम महसूस करेंगे वही तो लिखेंगे। जी सर। तो ये तो मेरी दृष्टि से मैं इसे, जो आपने एक नंबर पे कहानी को रखा है, मैं उस कहानी को एक नंबर पर ही रखूंगा। इस आ, कहानी के संदर्भ में एक बात और सर मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल कि बताइए। अम, जब मेरी किताब आई तो कितने कई सारे फोन मेरे पास ऐसे आए सर कि उन्होंने कॉल करा और कहा कि हम पूरी किताब पढ़कर तब आपको कॉल करने वाले थे, लेकिन सबसे पहले हमने ये कहानी पढ़ ली और इस कहानी को पढ़कर कॉल करना जरूरी हो गया। बिल्कुल तो जरूरी हो गया। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण कहानी है ये, और बल्कि मैं ये महसूस करता हूँ कि जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं, जो लगातार लिख रहे हैं, देखिए, एक बहुत बड़ी सच्चाई हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए कि आज के दौर में पाठकों की संख्या कम है, जो सच्चे पाठक हैं, कॉम्पिटिटर्स की संख्या ज्यादा है। आपकी कहानियां वे लोग जरूर पढ़ेंगे जो लोग कहानियां लिख रहे हैं। जी उन्हें उन्हें लगातार ये लगता होगा कि देखते हैं निधि इन दिनों क्या लिख रही हैं। तो एक आई होप जिज्ञासा सो। जी रहती है। तो हम्म, अच्छा, मैं इसे बुरा नहीं मानता। जी मैं जी बुरा इसलिए नहीं मानता कि हम इस माध्यम से ही सही एक दूसरे से कुछ सीख रहे हैं। जी जी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें दूसरी कहानी जिसने मुझे प्रभावित किया, वो कहानी मैं समझता हूँ वैसे भी काफी चर्चित रही होगी, जी फैंटम लिंब। सर। इस कहानी की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि ये विचार आखिर आया कैसे। एक बात तो साफ जाहिर है कि अगर आप डॉक्टर नहीं होती पेशे से, तो शायद आप इस बिंब का प्रयोग जी नहीं जी करती, आप जीवन के साथ नहीं जी जोड़ पाती। क्योंकि निश्चित रूप से जब हम इस तरह की कहानी पढ़ते हैं, तभी हम सोचते हैं, जान पाते जी हैं कि जी ये क्या है आखिर। सर ये तो इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि इसकी बताइए। पृष्ठभूमि यही थी कि फैंटम लिम्ब से मुझे फैंटम लव का कंसेप्ट समझ में आया हम्म। और उसी के तहत फिर ये कहानी लिखी गई और यही कारण है कि पात्र भी जो है आप देखिए उसमें मेडिकल बैकग्राउंड मैंने इस कहानी को बिल्कुल। दिया है, हाँ हाँ। क्योंकि ये बहुत जरूरी था कि वो इस शब्द से खूब अच्छी तरह परिचित हो। नहीं, लेकिन वो तो ठीक है, शब्द से तो परिचित हो गए। जी लेकिन जो जो एक स्थिति है, आ, जी जो उसमें एक स्त्री है, जी वो स्त्री किस तरह से प्रेम करती है, उसके प्रेम का क्या हश्र होता है, और वो जिससे प्रेम शायद नहीं करती है, जी और अंततो गत्वा वही व्यक्ति उसके लिए सब कुछ स्वीकार करने को तैयार हो जाता है। इसमें सर एक पंक्ति आती है कि अ, भंवरों की गलती के लिए अ, भंवरों की गलती के लिए फूलों को सजा नहीं दी जा सकती। मेरी एग्जैक्टली। मेमोरी बहुत खराब है सर, मुझे एकदम सही याद नहीं है कि किस तरह से मैंने उसको लिखा है, लेकिन मुझे वो पंक्ति बहुत इस कहानी की मुझे स्वयं भी बहुत प्रिय है वो पंक्ति। लेकिन मुझे खास तौर पे जो समिधा है इसका कैरेक्टर, जी मैं अंत तक पहुंचते पहुंचते मैं उसे बेहद पसंद करने लगता हूँ। मुझे हम्म मुझे लगता है, चाहे उसे घाटा रहा है जीवन में, चाहे उसने हम्म तकलीफ झेले हैं, हम्म लेकिन वो बहुत एक ईमानदार और सच्ची लड़की है। जी जी इस प्रभाव के साथ ये कहानी खत्म होती है। जी आ, और एक छोटी सी खुशी भी रहती है कि हाँ चलिए हम हमें ऐसी उम्मीद लगती है कि जब वो लोग पहुंचेंगे अपने पहाड़ों पर तो वो उस लड़के को वापस नहीं भेजेगी जो कह रहा है कि मैं पसंद ना हूं तो वापस भेज बिल्कुल देना। बिल्कुल बिल्कुल। अरे, पहाड़ों से एक बात मुझे याद आई। हम्म, इस पुस्तक की कहानियों को पढ़ते हुए मुझे लगता है तुम कुमाऊनी भी जानती हो। तुम कहीं एक अगली कहानी में मैं पहुंचता हूं तो लगता है तुम मराठी भी जानती हो। ये नहीं सारा कैसे बैलेंस होता है? नहीं नहीं सर, भाषा तो मैं नहीं जानती, अगर मैं कहूँ तो वो तो मैंने हम्म। अपने फ्रेंड से थोड़ा सा मदद लिया जो सेंटेंस उस भाषा में आए हैं, लेकिन लोक संस्कृति में मेरा बहुत मन रमता है। जैसे जो इसमें जो एक त्योहार आया है बुंदेलखंडी फुलदेई, त्योहारों की आपने कई कहानियों में चर्चा आई है। फुलदेई जो वहाँ का त्योहार है तो
जी सर। हेलो। हाँ हाँ। ऐसे बीच में आवाज चली गई थी आपकी, तो एक बार अच्छा प्लीज चलिए, बताइएगा कि क्या मैं था। कह रहा हूँ इस तरह के परिदृश्य तो कई जगह आते हैं। आप बुंदेलखंड की भी कुछ जो पारंपरिक शब्द हैं उनका इस्तेमाल करती हैं। जी जी पहाड़ का आपने इस्तेमाल किया है। आगे की कहानी में चूंकि वो एक पात्र मराठी है, जी जी। तो मराठी का इस्तेमाल भी होता है। तो ये सारा का सारा बैलेंस कैसे बनता है? मराठी की सर उसमें 1 या 2 लाइनें आती हैं, मेरे ख्याल से अतिरिक्त कहानी में। तो हम्म। वहां पर मुझे ये लगा कि जब एक हम अपनी जगह से अलग कहीं होते हैं, जैसे वो दिल्ली में है पात्र इस हाँ वक्त, हाँ। और उसको महाराष्ट्र का अपना कोई मिलेगा जो कि मराठी बोलता हो, एक जो आपकी मदर टंग होती है उसका एक प्रेम, आप उसके प्रेम में हमेशा बने रहते हैं। हम्म। तो मुझे लगा कि इस वक्त ये मराठी में ही बात करेंगे, इस वक्त ये हम्म। हिंदी नहीं बोलेंगे। तो इस वजह से फिर मैंने वहां पर उसको मराठी में लिखा है, उस सेंटेंस को। लेकिन मराठी अनुवाद के लिए मैंने अपने फ्रेंड से उसके लिए मदद ली है। ये अच्छी बात मराठी है। मुझे नहीं आती है। मतलब हम्म, मैं इस ईमानदारी की तारीफ हम्म, करना चाहूंगा, क्योंकि होता ये है कि ऐसा हम कई बार जी करते हैं। संस्कृति को समझने में भी हमें कभी कभी तकलीफ होती है। मैं तो आपको बताऊं, अपना निजी अनुभव आपसे हम्म, शेयर करूं, क्योंकि मैं अनुवाद भी हम्म, करता हूं। तो अनुवाद की कई सारी पुस्तकें विदेशी संदर्भों के साथ होती हैं। तो बहुत बार वो विदेशी संदर्भ हम जी जान ही नहीं पाते। तो अब तो एक बहुत अच्छी स्थिति आ गई है कि हम गूगल पे हमें बहुत कुछ मिल जी जाता है। लेकिन अन्यथा जैसे मैंने कुछ जापानीज कविताओं का अनुवाद किया था, तो मुझे निश्चित रूप से मेरे उन दोस्तों से बात करनी पड़ी जो कुछ वर्ष जापान में रहे थे, या कई बातें उन्हें भी नहीं मालूम थी, तो उन्होंने भी मालूम करके मुझे बताई कि ये इस तरह का संदर्भ है। जैसे जैसे मजेदार बात यह है कि कोई एक फूल है, जब वहां मौसम बदलता है, वसंत आने को होता है, तो किसी एक पेड़ पर एक फूल खिलता है जापान में। और मजेदार बात यह है कि उस फूल को, उस एक लौते फूल को देखने के लिए पूरा देश उमड़ पड़ता है। एक ही फूल खिलता है सर? एक ही फूल खिलता है, जो पहला फूल खिलता है। अच्छा, पहला। बाद में खिलते होंगे, जी 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 जी। लेकिन जो पहला फूल खिलता है, उस फूल को देखने के लिए लोग लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, टिकट देते हैं, और उस बाग में जाके उस फूल के दर्शन कर लेना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कभी हम हमारे बचपन में बात होती थी, अब तो दिखाई नहीं देता, हम महानगरीय परिवेश में रहते हैं। नीलकंठ को लेकर ऐसा होता था कि अगर नीलकंठ पक्षी आपको दिखाई दे जी जाए तो जी उसके दर्शन कर लेने जी चाहिए। तो इस तरह की पारंपरिक चीजें हैं। अब जैसे अगर आप मान लीजिए अनुवाद कर रही हैं, तो हमारे यहाँ शादी में जो घुड़ चढ़ी होती है, दूल्हे को घोड़े पे बिठाया जाता है या घोड़ी पे बिठाया जाता है। जब कोई व्यक्ति इंग्लैंड में बैठकर या अमेरिका में बैठकर आपकी किसी ऐसी कहानी का अनुवाद करेगा, तो उसके लिए तो वो हॉर्स राइडिंग हो जाएगा। जी जी लेकिन लेकिन जाहिर है वो हॉर्स राइडिंग नहीं है। जी जी तो ये कई सारे संदर्भ हैं। अब ये जो कहानी जिसका मैंने एक अंश आपको पढ़ा था, मैं सही माने में मैं अटक कर रह गया इस कहानी में। इसमें आपने काफका का जिक्र किया, इसमें आपने दांते का जिक्र किया, इसमें आपने जॉर्जिस जेनिन का जिक्र किया। तो ये जी। सारे के सारे जो संदर्भ आप इस्तेमाल कर रही हैं, इन सारे संदर्भों को लेकर आपने शोध की, या किस तरीके से ये सारी चीजें आपने इकट्ठी की? सर मुझे जैसे मैंने जब वो मैंने आपको बताया पेंटिंग्स मैंने देखी, तो उनको जितने भी उनके पेंटर्स थे तो उनके बारे में मुझे एक जिज्ञासा होती है, कोई भी सिंगर हो, कोई भी पेंटर हो, तो हम्म। फिर मैं उसको सर्च करती जाती हूँ, पढ़ती जाती हूँ मैं हम्म। उसके विषय में, और जो चीजें फिर मेरे पास छूट जाती हैं वो कहानी में आ जाती हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें जिनका जिक्र आया है तो ये मुझे अच्छी लगी थी, तो ये आई हैं कहानियों में, उनका उल्लेख आया है फिर। चलिए, एक कहानियों पे फिर लौटेंगे। एक सवाल और पूछता हूँ, हम्म, जो मुझे लगता है किसी महिला से जरूर पूछा जाना चाहिए। आपकी कहानियां जब पॉपुलर होती हैं, खास तौर पे जैसे मेडिकल प्रोफेशन की कहानी है या दूसरी कहानियां हुई, तो क्या ऐसा नहीं होता कि बहुत बार कई सारे पाठक जिज्ञासा करते होंगे कि कहीं इसमें आपका जीवन कितना जुड़ा है? उम, सर मैं इस मामले में पाठकों का तो मेरे पास ऐसा कोई कॉल नहीं आता, बल्कि मैं जब फेसबुक पे कविताएं लिख रही थी तो मेरी एक एक फ्रेंड ने बोला मुझे कि आप प्रेम कविताएं लिखती हैं तो आपको उसके लिए जज नहीं किया जाता। तो पहली बार मैंने इस विषय पर सोचा कि अच्छा, ऐसा जज भी किया जाना चाहिए क्या? तो
इसके लिए मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल टू माय फैमिली कि बचपन में भी जब मैं कहानियां लिख रही थी तो जो अगर वैसी कहानियां आज मेरी बेटी लिख के मुझे देते तो शायद मैं घबरा जाऊं कि ये क्या क्या सोच रही है। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा कि तुम ये लिख रही हो तो ये कहाँ से लिख रही हो, तुम्हारे दिमाग में कैसे ही आ जा रहा है। या शादी के बाद भी मैंने भले ही प्रेम कविताएं लिखी या कोई भी कहानी लिखी तो कभी मुझे एक मेरे आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया कि जब आपको ये फैमिली से सपोर्ट मिल रहा होता है तो शायद अगर कोई पाठक कभी उसको रिलेट भी कर ले तो आप उसको उसको आप बुरा नहीं मानते हैं या आप उसके बारे में चिंतित नहीं होते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन लेकिन मैंने देखा है आमतौर पे होता यह है कि आपकी हर रचना को लोग आपके व्यक्तिगत जीवन से जोड़ कर बिल्कुल देते हैं। सर, और इसमें एक मैं आपको रोचक किस्सा सुनाती हूँ। एक लेखक ने पोस्ट डाली कि मेरी कहानियों को मुझसे जोड़ के देखा जाता है और ऐसा नहीं होता, इस तरह से कुछ कुछ। और फिर जब मेरी किताब उन्होंने पढ़ी तो वो मुझको पूछते हैं कि ये अरु कौन है। तो मैंने कहा एक पात्र है। तो बोले पात्र तो है लेकिन कौन है। बड़ी मुश्किल है खोज के लाना उसे। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया उनको, लेकिन मुझे उनके पूछने पे हंसी नहीं आई, मुझे इस बात पे हंसी आई कि हम पाठकों को ये अधिकतर लेखक आपत्ति जताते हैं कि भाई आप कहानियों में लेखक को नहीं ढूंढिए, लेकिन लेखक खुद ये काम करते हैं कि जब उनके साथी लेखक लिखते हैं तो वो सबसे पहले उसमें लेखक को तलाशने लगते हैं कि ये जरूर इनके निजी जीवन से जुड़ा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है सर। और मैं तो कहती हूँ कि हम जब भी लिखते हैं, अब जैसे मेरी एक कहानी इसमें है हरसिंगार जानता है उत्तर। उसमें एक लड़की आती है रिद्धि जो कि कैंसर पेशेंट है। और ऐसा था सर कि मेरी एक फ्रेंड भी उस वक्त कैंसर से जूझ रही थी, तो जो जानते हैं आसपास उनको उनके कॉल आते थे कि क्या उसके पति ने ऐसा करा। तो मुझे बड़ा अचंभा होता था और मैं खुद ग्लानि में चली जाती थी कि ये मैंने क्या लिख दिया। लेकिन जब मैंने कहानी लिखी तब वो कहानी में मैं उसको खाली अपने दोस्त को सोच के नहीं लिख रही हूँ। जब कहानी लिख रही हूँ तो मेरे पास पता नहीं कितने सारे मेरे आसपास के अनुभव उसमें जुड़ जाते हैं। एक पात्र में पता नहीं कितने सारे पात्र शामिल हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी तो बहुत स्थितियां बनती हैं उसमें। जो मैंने दिखाया है वो कोई बहुत ऐसा नहीं है कि हमने अपने आसपास ना देखा हो वह चीज। तो होती है कठिन समय में आपका परिवार भी आपको कई बार अलग छोड़ देता है, उकता जाता है या घबरा जाता है परेशानियों से। तो ये चीजें होती हैं आपके लिए ही नहीं, आपके आसपास के जो आपकी फैमिली है, मित्र है, तो पाठक तलाशने लगता है उनको उसमें। जरा सी भी कुछ भी उसको एक धागा भी मिल जाता है परिचित अपना उसमें। देखिए, सच तो ये भी है कि हम जब किसी व्यक्ति के बारे में लिखते हैं तो लिखते तो अपना देखा हुआ समझा हुआ ही है। जी जी और ये जरूरी नहीं है कि वो सारा निश्चित रूप से हमारा अपना जिया हुआ हो। जी जी हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो उस जीवन को जी रहे हैं। और कई बार आपकी कहानियां तो इस तरह से शायद मेरी नजर में नहीं आई। कई बार फर्स्ट पर्सन में जब कहानियां लिखी जाती हैं तब भी सारा जीवन जी फर्स्ट जी पर्सन में तो नहीं होता। बिल्कुल सर। तब भी अब मान लीजिए अगर मैं कल्पना करूं कि मेरी मृत्यु हो गई है और मैं कहानी लिख रहा हूं, तो जाहिर है मैंने मर के तो नहीं देखा। जी जी लेकिन लेकिन बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों को जूझते हुए देखा है मृत्यु के साथ। और अगर ऐसी कहानी हम कोई बुनते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे सारे अनुभव कहीं ना कहीं हमें काम आते हैं। जी तो ऐसा तो होना स्वाभाविक है। एक और बड़ी हल्की फुल्की तो नहीं कहना चाहिए उसे, क्योंकि वो अपने संदेश में तो गंभीर है। लेकिन उसे कोई भी आदमी आसानी से रिलेट कर जाएगा। वो है यमुना बैंक की मेट्रो। जी ये ख्याल मेट्रो में ट्रैवल करते हुए देख के आया या किस तरीके से आया? सर, मैंने आज तक मेट्रो में कभी मैं बैठी नहीं। अच्छा। लेकिन ये कैसे, मैं ये इस कहानी के विषय में जरूरी मुझसे पूछा जाता है सर, और बहुत से लोग पूछते हैं कि कैसे सोचा, कैसे आपने। तो मैं उनको कहती हूँ कि जो इसका मुख्य पात्र है वो निश्चित रूप से लेखक होगा। ये लेखकों की दृष्टि है कि वो बिल्कुल। अपने बेशक बेशक वो मेट्रो में बैठे, बेशक वो रेलवे स्टेशन पे बैठे या मार्केट में हो, तो शायद वो अपने आसपास हर किसी के बारे में इसी तरीके से, इसी दृष्टि से देखते हैं, सोचते हैं, और वहीं से सारी कहानियां भी आती हैं। नहीं, लेकिन ये अपने आप में एक अद्भुत कहानी बन गई। जी जी आ, ये कहानी भी सर मेरे पास, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कैसे, जैसे कहानी, मैं कहती हूँ कहानी लिखती नहीं हूँ, कहानी कौंधती है एक तरीके से। हम्म, हम्म, तो हम्म,
ऐसा मैंने कुछ बच्चों को देखा जिनकी, अब वो जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसके संग उतने कंफर्टेबल नहीं होते, एक जनरेशन गैप समझ लीजिए, या तो ऐसा लगता है आपको भी कि भाई ये तो बिगड़े हुए बच्चे हैं। लेकिन उन्हीं बच्चों को जब आप देखते हैं कि ये सबकी मदद में कितना आगे हैं और बहुत अच्छा सोशल वर्क भी कर रहे हैं, गरीब बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तो आपकी राय उनके बारे में बदल जाती है कि तो आपको लगता है कि हाँ, किसी की खाली भाषा से आप उसको जज नहीं कर सकते। तो इस थॉट के संग ये कहानी मेरे पास आई थी। ये जरूर मेरी आदत है कि मैं कहानी को ज्यों का त्यों नहीं लिखती। तो अगर ये थॉट मेरे पास लड़कों को देखकर आया तो मैंने उसको लड़कियों के बारे में सोचकर उस कहानी को लिखा। अब ये मेट्रो में क्यों पहुंच गई कहानी वो मैं भी नहीं जानती कि क्यों मैंने उसको मेट्रो में बिठा के ये सब बुना है। लेकिन अपने आप में एक बढ़िया कहानी बन रही है और आ, किसी को ये लगता नहीं कि आप मेट्रो में नहीं बैठी। जी जी। एक सर, बेशक मैं मेट्रो में नहीं बैठी लेकिन मैं बस में बैठी हूँ, आम ट्रेन में तो बैठी ही हूँ। हाँ, नेचुरली चीजें तो लगभग लगभग वही होती हैं। जी जी। अच्छा ये बताओ, कहानियों में कहीं कहीं ऐसा परिवेश भी नजर आता है जैसे विदेश का परिवेश है, तो आपने कितनी विदेश यात्राएं की अभी तक? 0। अरे इसका मतलब आप एक सच्ची कहानीकार हैं, जो जो कुछ भी कल्पना करके लगभग वैसा ही क्रिएट कर देती हैं जैसा होना चाहिए। थैंक यू सर। अच्छा एक कहानी के बारे में और बताओ मुझे, जो मुझे पसंद आई, तितली और तिलचट्टा। जी सर, थैंक ये यू क्या सर, आपने मामला? पसंद करी कहानी ये। ये कहानी सर मेटामॉर्फोसिस आपने पढ़ी हाँ ही है, सभी बिल्कुल, ने बड़े पढ़ी बड़े। हुई है कहानी। हाँ तो हाँ। कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये कहानी वहीं से मेरे पास आई कि वो हम्म। उसमें वो तिलचट्टा बन जाता है। तो मुझे मन में आया कि किसी भी तिलचट्टे को क्या हम प्यार देके, थोड़ा स्नेह देके उसको तितली में नहीं बदल सकते क्या? हम्म। तो इसी रूप में कहानी मेरे पास आई थी और फिर ये कहानी लिखी नहीं तो गई क्या है। तुमने इसको लिखने से पहले अल्बेर कामू की मेटामॉर्फोसिस को पढ़ा था? इसको लिखने से पहले नहीं पढ़ा था सर, बाद में लेकिन पढ़ा? वो कहानी मैंने पढ़ी हुई थी। हम्म। अब कहानी तो बहुत पहले पढ़ी थी। अब लेकिन जब ये थॉट आया कि चट्टे को तितली में बदला जा सकता है, हम्म। तब ये कहानी लिखी गई। अच्छा एक बात और मुझे पूछनी चाहिए। अ, हालांकि बहुत सारी बातें निकल के आ ही गई हैं। जब कोई कहानी, कोई विचार आपके मन में आता है, तो आप क्या क्या नोट डाउन करती हैं? आप कहानी कहाँ से शुरू होके कहाँ जाएगी और कहाँ अंत होगा? क्योंकि मैंने बहुत सारे बड़े बड़े लेखकों तक को ये करते हुए देखा है। वो जैसे सिनेमा में कहानी लिखते हैं ना, कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, और ये पाठक को अच्छा लगेगा, ये दर्शक को अच्छा लगेगा। तो क्या आप भी इस तरीके का कोई फॉर्मेट डिजाइन करती हैं कहानी लिखने से पहले, या कहानी अपने आप आपको चला के ले जाती है? नहीं सर, मैं आपको बता रही हूँ कि एक एक, जैसे अब तितली और तिलचट्टा वाली कहानी की हमने बात की कि हम्म। तिलचट्टे को हम तितली में बदल सकते हैं। इस थॉट के संग ये कहानी आई तो इसका अंत तो निर्धारित हो गया था। लेकिन कहानी अपने किस रूप में आएगी वो मुझे नहीं मालूम होता। बस मैं लिखना, कुछ अंदर प्रेरणा आती है ऐसा कि हाँ लिखिए। और उपन्यास में जरूर, क्योंकि वहां पे पात्र ज्यादा हो जाते हैं। जैसे अब प्रवीणा अभी मेरा दुआबा में प्रकाशित हुआ था, छोटा सा नोवेल है, नोवेल आप उसको कह सकते हैं। हम्म। उसमें जरूर आपको थोड़ा पात्रों का, क्या क्या पात्र होंगे, क्या उनका अंतर संबंध होगा, तो वो नोट डाउन करना पड़ता है। और मुझे स्पेशली इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मैं लिखते लिखते पात्र का नाम भूल जाती हूँ। तो इसलिए मुझको वो बार बार पलट के देखना पड़ता है कि मैं बीच कहानी में उसका कोई नया नाम ना रख दूं। तो वो मुझे नोट डाउन करना पड़ता है। अदरवाइज कहानियों के लिए ऐसा मेरा कोई प्लानिंग नहीं रहता है कि कोई मैं चार्ट बनाती हूँ पहले, फ्लो चार्ट, और उसके साथ कहानी आगे बढ़े। कहानी, मैं पहले भी ये बात कही है कि मैं कहानी के आगे नहीं रहती, कहानी के पीछे मैं चलती हूँ। जहाँ कहानी जाती है वो अपनी दिशा खुद चुनती है। इसका मतलब आपकी कहानी एक ऐसा तोता है जो उड़ के जहां जाता है, आप पीछे पीछे हरी मिर्च लेके उसका पीछा करती हैं। जी जी, कह सकते हैं सर। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई कई बार मैंने सुना है, कई लोग कहते हैं कि हम तो जो घटनाएं हमारे सामने घटती हैं उनको नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद कहानियां लिखते हैं। और मजेदार बात, कमलेश्वर बड़े प्रसिद्ध कहानीकार हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो एक सिटिंग में कहानी लिख लेते थे। ये बातें चकित करती हैं। इसलिए मैं जब भी कोई ऐसा व्यक्ति सामने होता है तो पूछता हूँ, क्योंकि मैं नहीं लिख सकता एक सिटिंग में। हम्म। या समझ लीजिए हमारा जीवन ऐसा नहीं है। हो सकता है उनका जीवन, अगर मुझे 8 घंटे 10 घंटे एकांत मिल जाए
और कोई मुझसे ये ना पूछे सलीम जावेद की तरह कि उस जमाने में सुना मैंने कि बंबई में लोग उनके लिए एक होटल का कमरा बुक कर देते थे, जी, जी। मोबाइल फोन होते नहीं थे, हुँ, पटकथा उन्हें लिखनी है, मान लीजिए शोले की या किसी भी फिल्म की, वो उस कमरे में बंद हो जाते थे, खाना टाइम पे, नाश्ता टाइम पे पहुंच जाता था, उन्हें कुछ नहीं करना, वो बाहर जा नहीं सकते थे, और वो जब अपनी पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर लेते थे तब बाहर निकल के आते थे। इस पर मुझे सर एक किस्सा याद आ रहा है, शरद चंद्र का है वो, हम्म, कि उन्होंने उनको किसी को कोई मुझे मैं भूल रही हूँ नाम उनका, किन्हीं को लेख लिख के देना था और वो हम्म, जब भी आते थे तो वो उनको टाल जाते थे, जैसे उनका प्रवृत्ति थी शरद चंद्र जी की, अपना मस्त मौला। हम्म, तो वो उनको ले गए कि मैं तुमको अपने एक दोस्त के से मिलवाने के लेके चल रहा हूँ, और हॉस्टल के कमरे में जाकर उन्होंने उनको बंद कर दिया और कहा, "अब जब तक तुम लिख के नहीं दोगे मैं दरवाजा नहीं खोलूँगा।" और तब उन्होंने लिख के दिया था। ख़ैर वह तो अद्भुत प्रतिभा थे, कितना तो उनका लिखा हुआ जल के नष्ट भी हो गया था, उसके बावजूद वो कितना कुछ हमारे लिए छोड़ के गए हैं। नहीं, ये बात तो खैर मंटो को लेकर भी कही जाती है कि जी। मंटो जाके 3 बजे हुँ, किसी अखबार के दफ्तर के बाहर बैठ जाते थे, हुँ। और चाहिए क्या था उन्हें, एक शराब की बोतल, जी, जी। और अखबार के दफ्तर से लोग आके उन्हें 4-5 सफेद कागज दे जाते थे, और वो 2 घंटे घंटे में कहानी लिख के दे देते थे, और उसके बदले में पैसे मिल जाते थे। उसके बाद वो जाके अपना पी के मस्त हो जाते थे। तो ऐसा जीवन भी, ओ हेनरी की बात आप करेंगी, विदेशों में तो उन्होंने तो सुना जाता है चोरी तक की, जेलें काटी हैं जी, लोगों जी। ने। तो उस तरह का जीवन लेकर लोग लिखते हैं, और इस तरह का जीवन भी लोग लेकर लिखते हैं कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन के भरोसे आप सारा का सारा लिखते हैं, तो ये अंतर तो जी। कहीं रहता ही है। तो चलिए, एक सवाल अ, और महत्वपूर्ण है, मेरे मन में है, तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, भविष्य की आपकी क्या प्लानिंग है? आपकी कविता की किताब भी आ जाएगी, आपकी कहानियाँ भी आ रही हैं, और मेरा ख़्याल ये है कि जो नई कहानियाँ हैं, वे कहानियाँ और ज़्यादा प्रभावी हो रही हैं, क्योंकि धीरे-धीरे हम परिपक्व होते हैं, हम जी, जी। मैच्योर होते हैं, हमें पता लग जाता है कहाँ हमारी शक्ति कहाँ निहित है। जी, जी। हमें हमें किस तरह की कहानियाँ लिखनी चाहिए, अ, तो वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे आप भी निश्चित रूप से सीख रही हैं, मैच्योर हो रही हैं। तो भविष्य की क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? सर प्लानिंग तो इस ऐसे ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैंने करी है कि मैं कुछ ऐसा प्लान लेके नहीं लिख रही हूँ, हुँ, और हुँ। जिस तरीके से जब जो मेरे पास आता है तो उस तरीके से मैं उसको लिख रही हूँ। अभी ऐसा कुछ मैंने नहीं सोचा है कि 5 साल बाद साहित्य में मेरा ये मुकाम मुझे बनाना है या कुछ है। और नई कहानियों में मैंने यही अभी कुछ 2-3 कहानियाँ ही लिखी हैं, अधिक लिखा नहीं है। एक नोवेल पे ज़रूर मैं काम कर रही हूँ इन दिनों, लेकिन वो भी कब पूरा होगा कुछ कहना संभव नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, काम लगातार होता रहना चाहिए, जी। और अगर हम काम करते रहते हैं तो निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं किसी मंज़िल पर पहुँचते हैं, जी, जी। और जितना नाम, सम्मान जो कुछ होना होता है, वो तो समय के साथ होता है। उसपे हमारा कोई बहुत बड़ा नियंत्रण नहीं होता। जी, जी। अच्छा, चलिए ये बताइए, इस परिचर्चा को, इस हमारी चर्चा को कुछ ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे जो कहानी लेखन के क्षेत्र में आ रहे हैं। आपका बहुत बड़ा स्पैन नहीं है, मेरे ख्याल से पिछले 4-5 वर्षों के स्पैन में आपने सब कुछ गेन किया है, जो भी किया है, जी, लिखा जी। पढ़ा है। तो ये बताइए, ये मेरे हिसाब से, जैसा मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से ये बहुत फ़ास्ट है। ये कोई, इसे जल्दी नहीं कहा जा सकता, इसे कुछ देर से मिला कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो जो नए लेखक हैं, लेखिकाएँ हैं, उन्हें भी ये ज़रा फ़ॉर्मूला बता दीजिए कि किस तरीके से वो लिखें, किस तरीके से वो छपें, किस तरीके से वो संपादकों से संपर्क करें, और किस तरीके से चर्चित हो सर जाएँ। जिस कहानी की आपने बात की अपेक्षाओं के बियाबान की, ये कहानी जब मैंने लिखी थी और इसको पत्रिका में भेजा था, हुँ, तो मुझे लगता हुँ, था हुँ, कि हाँ, बस अब मैसेज आएगा उनको और वो बताएँगे कि भई सेलेक्ट हो गई या रिजेक्ट हो गई कहानी। हुँ, हुँ, और क्योंकि ये जब मेरा लेखन बीच में 10-12 साल बिल्कुल अवरुद्ध रहा, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ भी थी और अपनी पढ़ाई वग़ैरह मैंने की। हुँ, हुँ, उसके बाद दूसरी पारी में मैंने सबसे पहले ये कहानी लिखी है अपेक्षाओं के बियाबान। तो मुझे एक बड़ी जिज्ञासा रहती हुँ, थी कि मैं ठीक लिख रही हूँ या नहीं लिख रही हूँ, ये मुझे आकलन इससे होगा कि पत्रिका मेरी कहानी को स्वीकार करती है, रिजेक्ट कर देती है। तो 1 साल बाद हुँ, ये हुँ, कहानी रिजेक्ट होकर मेरे पास वापस आ गई थी। और उस 1 साल हुँ, में मैंने कहीं कोई कहानी नहीं भेजी।
जितनी भी कहानी लिखी वो हम्म, भी मैंने नहीं भेजी कि क्योंकि मुझे पहले ये था कि मुझे पता चले कि मैं लिख कैसा रही हूँ। और हम्म, जब आप कह रहे हैं कि ये सब जल्दी नहीं हुआ, लेकिन जब ये सब हो रहा था तो मुझे लग रहा था कि मेरी तो कोई कहानी कोई खोलता ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता उस पर। अधिकतर तो पत्रिकाओं से जवाब ही नहीं आता है कि भाई आपकी स्वीकार हो गई है या स्वीकार हो गई है, या अगर आ जाता है हम्म, स्वीकार हो गई है तो कोई ये नहीं बताता कि क्यों अस्वीकार हो गई है, क्यों आपने उसको, हम्म, क्या कमी रही कहानी में। और जब हम वही एक बिल्कुल अनजान फील्ड में आते हैं तो हमें ये जानने की बहुत इच्छा रहती है। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ हम प्रशंसा चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर कुछ कमी है तो कोई वो भी हमें बताए। हम्म, लेकिन सभी के पास अपना करने को इतना कुछ है, आजकल किसी के पास समय समय नहीं नहीं है होता। किसी और के लिए, और जाहिर सी बात है हमें अपने लिए भी समय नहीं मिलता, हम जितना चाहते हैं लिखना उतना नहीं लिख पाते। तो एक मुझे लगता है कि धैर्य और दूसरा खुद पर विश्वास, ये दो चीजें आपको बनाकर चलनी पड़ती हैं। ये भगवान की ब्लेसिंग्स हो, दोस्तों की दुआएं हो, मैं नहीं जानती। अगर आप कह रहे हैं कि ये जल्दी मुझको मिल गया है तो शायद वह फैक्टर रहा होगा, लेकिन मैंने इसको जल्दी पाने के लिए कुछ करा नहीं है। और एक चीज जरूर मैंने करी कि मैंने कभी पत्रिकाओं के डिमांड के हिसाब से नहीं लिखा। जो मुझे लिखने का मन किया मैंने वही ये लिखा। तो नजर आता और और धीरे धीरे से ये हुआ कि जब आप भेजते हैं, कहीं से रिजेक्ट होती है, कहीं से स्वीकार होती है, तो आपको ये समझ में आने लगता है कि कौन सी पत्रिकाएं ऐसी हैं जो कि एक निश्चित धैर्य की कहानियों को ना छाप कर वो चाहती हैं कि आप नए एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट मैं ये नहीं कहती कि हमेशा सक्सेसफुली है। होंगे, फेल भी हो सकते हैं, हम्म, लेकिन एक लेखक के तौर पर मैं जरूर चाहती हूँ कि मैं कुछ नया तरीके से कहानियों को पेश करने की मेरी कोशिश रहेगी। बहुत अच्छा सोच है आपका। आ, लगभग हमारी बातचीत अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। थोड़ा सा आपने जो संस्मरण लिखे या बाल साहित्य पर कलम चलाई, थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में भी दे दीजिए। सर, बाल साहित्य में मैंने जो कहानियां लिखी, दरअसल वो मैं अपनी बेटी को सुनाया करती थी कहानियां, और फिर मेरे हम्म, फ्रेंड्स बोलने लगे हमें भी भेज दिया करो, उनके बच्चे भी छोटे थे। तो हम्म, ऐसे फिर जुड़ते जुड़ते वो करीब 250 के करीब लोग हो गए थे जो कि उन कहानियों को सुन रहे थे। लेकिन वो सारी कहानियां बस मैंने सुनाई है, तो मेरे पास टाइप में नहीं है वो कहानी, मैं उनको कहीं भेज नहीं पाती हूँ। लेकिन मेरा मन जरूर है कि कभी मैं समय निकाल के उनको टाइप करूँ और उनको या तो पत्रिकाओं में भेजूं या उनकी एक किताब लेकर आऊं बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे इतने प्यारे होते हैं सर कि उनके अभी भी मेरे पास मैसेज आते हैं कि हम आपकी नई कहानी का इंतजार कर रहे हैं। और शायद थोड़े से स्वार्थी हो जाते हैं हम कि मेरे खुद के बच्चे बड़े हो गए, अपनी किताबें पढ़ने लगे, तो वो बच्चों की भाई कहानियां लिखना सच छूट सच तो गया ये फिर भी उसके है बाद कि से। बच्चों के लिए साहित्य बहुत कम उपलब्ध है भारत में। जी जी। बड़ों के लिए लिखना आसान है, हम अपनी फीलिंग्स लिख लेते हैं, लेकिन बच्चों के स्तर पे जाके या बच्चों के मनोविज्ञान को समझकर जी उनके लिए जो लिखा जाना चाहिए हम नहीं लिख पाते। उनके लिए भाषा भी अलग चाहिए, उसके लिए भावना भी अलग चाहिए। तो उस स्तर तक हम अपने आप को झुकाने का, ये बिल्कुल झुक कर बैठने वाली बात है, और जी हम जी। हमें वो पोस्चर पसंद नहीं आता, या उसमें उसमें तकलीफ ज्यादा होती है। लेकिन मैं ये प्रार्थना करूंगा कि समय निकाल कर बच्चों के काम को जरूर करें। जी सर। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर निधि अग्रवाल, आज हमने आपकी कहानियों को लेकर, आपके संग्रह को लेकर काफी सारी बातचीत की, और जरूर कुछ ना कुछ नई बातें हमारे जो यहाँ श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन्हें जरूर मिली होंगी। अश्रुत पूर्वा के मंच पर आपका आना हमारे लिए अपने आप में एक अच्छी बात थी, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिस तरह से आज आप यहाँ आई हैं और आपसे बड़ी खुली बातचीत हुई है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे साहित्य से जुड़े लोग इस मंच पर आएं और अपना समय अश्रुत पूर्वा को दें। अश्रुत पूर्वा धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। लगभग 25-30 हजार लोग इस वेबसाइट पर आए हैं, और जाहिर है ये जो बातचीत हम आपसे कर रहे हैं ये तो फेसबुक पर भी जाएगी, और वहां भी लोग इसे देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निधि। बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। भविष्य में भी इस तरह के मौके आएंगे जब हम लोग बार बार बातचीत करेंगे। नमस्कार। थैंक यू सो श्रोताओं मच का सर। भी, दर्शकों का भी नमस्कार। और उनको भी अश्रुत धन्यवाद। पूर्वा को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी और आगे तक जाए। खूब खूब दुआएं। थैंक यू नमस्कार। सर। धन्यवाद।